नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल बजट किया पेश। बालाघाट जिले को मिली 4 ओवर ब्रिजों की सौगात। वैनगंगा जागपुर घाट में बनेगा उच्च स्तरीय पुलिया। शिक्षा, रोजगार और किसानों के लिए बजट ऐतिहासिक। बढ़ती महंगाई के मामले में बजट में नहीं दिखा कोई ऐलान। रामपायली मंदिर में बाल हनुमान ने दिए दर्शन। बाल स्वरूप में दिखे पद चिन्ह। दर्शन हेतु पहुंच रहे हैं भक्तजन। बजरंगबली ने दिया उपस्थिति का प्रमाण। जिले के इतिहास में जुड़ गया सोमवार का दिन। पद चिन्हों के दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिव्यांग जितेंद्र ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। एक घटना में गंवाए दोनों हाथ, लेकिन नहीं टूटा हौसला। परिवार का बोझ उठाने फिर चल पड़ा दिव्यांग जितेंद्र। कलेक्टर दीपक आर्य ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार सुबह विधानसभा में मध्य प्रदेश का वर्ष 2021-2022 का बजट पेश किया। कोरोना काल के बाद आए इस बजट से प्रदेश के लोग कई उम्मीदें लगाए बैठे थे। 2,41,375 करोड़ रुपए के इस बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं भी की। वहीं इस बजट में बालाघाट जिले को भी कई सौगातें मिली, जिनका जिलेवासियों को एक लंबे अरसे से इंतजार था। हालांकि बजट में प्रदेश में बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखने पर जनता में नाराजगी भी देखी गई। कहा जाए तो जिले के लिए 2 मार्च का यह बजट ऐतिहासिक रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए प्रदेश के लिए खजाना तो खोल दिया है, साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा और पर्यटन समेत कई योजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट दिया है। सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के आम लोगों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई नया कर नहीं लगाया है। जहां एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटों में बढ़ोतरी की गई है, वहीं नए मेडिकल कॉलेज और 3 कैंसर हॉस्पिटल का भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। प्रदेश के कोरोना योद्धा कहे जाने वाले पुलिसकर्मियों की चिकित्सा के लिए सरकार ने पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय के निर्माण को बजट में शामिल किया है। पुलिसकर्मियों के आवास, युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में अवसर देने के लिए 4,000 पुलिस पदों पर भर्ती कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। वहीं बात करें बजट में बालाघाट जिले की, तो कई वर्षों बाद बालाघाट जिले वासियों का सपना इस बजट में साकार होता हुआ दिखाई दिया है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में ही बजट 3 ओवर ब्रिज को स्वीकृति मिली है। बजट को लेकर राज्य मंत्री रामकिशोर नानो-कावरे ने मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत 2,41,375 करोड़ के बजट को किसान, कर्मचारी, युवा, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए कल्याणकारी बजट बताया है। इसे आम आदमी का बजट बताते हुए राज्य मंत्री कावरे ने कहा है कि प्रदेश के मुखिया ने बालाघाट जिले को अनेकों सौगातें इस बजट में दी हैं। वर्षों से लंबित 7 नारी जलाशय, जिसके लिए प्रथम बार विधायक बनते ही मैंने अथक प्रयास किए, उसको बजट में स्वीकृति मिलना सुखद है। रेलवे क्रॉसिंग, ओवरब्रिज, वैनगंगा नदी पर जाकर घाट में उच्च स्तरीय पुलिया, अनेक छोटे बड़े जलाशय से पुल पुलिया सड़क की सौगात मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले की जनता को दी है। वहीं देखें तो बिना किसी प्रकार का नया कर लगाए कोरोना काल के पश्चात भी इतने बड़े बजट का जनता के हित में निर्माण करना अद्भुत है। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थिति से जूझने के बावजूद प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह प्रदेश का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट है। इस बजट से बालाघाट जिले को कई बड़ी सौगातें मिली हैं, जिसमें बड़ी सौगातों में वैनगंगा नदी के जागपुर घाट पर 12 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण और बढ़ते यातायात को देखते हुए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में गोंदिया रोड पर आने वाली सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज, भटेरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज, सिवनी बालाघाट गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज की सौगात मिली है। और अनेक उच्च स्तरीय पुलिया हमें मिले हैं, वहीं रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज भी हमको मिले हैं। बालाघाट गोंदिया मार्ग सरेखा पर पड़ने वाला जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर रेलवे ओवरब्रिज के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ भटेरा चौकी, गर्रा और वारा के पूर्व जो रेलवे क्रॉसिंग है, इन तीनों स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ बालाघाट जागपुर मार्ग पर वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण के लिए भी बजट में धन का प्रबंधन किया है।
और इसलिए मैं इन सब विकास कार्यों में जो खुले मन से हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने बालाघाट को सौगातें दिए। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ और बालाघाट जिले की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आज उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए आज हर्ष उल्लास का दिन है। क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से उनके विधानसभा क्षेत्र को ही 4 सौगातें मिली हैं, जो निश्चित ही क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक होगा। आज का दिन वाराणसी खल्लांजी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद रखा जाएगा। मैं बधाई देता हूँ वाराणसी खल्लांजी क्षेत्र की जनता को कि आज उनके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी चौहान जी, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज वाराणसी खल्लांजी क्षेत्र की जनता को एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 सौगातें मिली। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो बृहद पुल है जिससे आवागमन वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का होता है, खासकर वाराणसी से बालाघाट के बीच में, जागपुर से बालाघाट के बीच की जो पुलिया है, उसके लिए लगभग 12.5 करोड़ रुपए स्वीकृति प्राप्त हुई है बजट में। और काफ़ी दिनों से लंबित मांग थी क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि उस क्षेत्र के जो लोग हैं, भांडी, पिपरिया, जागपुर, एकोड़ी, ये सारे लोगों को आलेजरी, कायदी, इनको लगभग 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था बालाघाट मुख्यालय। और हमारे जितने दूध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, किसान हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनके लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। और बहुत शीघ्र ही इसके आवागमन से उस क्षेत्र का मार्केट, उस क्षेत्र की ज़मीन की कीमतें, उस क्षेत्र का व्यापार भी अपने आप निश्चित रूप से बढ़ेगा। उसी प्रकार से वाराणसी के सबसे करीब खंडवा ग्राम, उसके बीच के पुलिया के लिए भी लगभग 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बजट में प्राप्त हुई है। उस पुल के बनने से भी उस क्षेत्र के जितने गांव हैं, चाहे वो खापा हो, बोदल कसा हो, मेहंदीवाड़ा है, बघोली, वासी, ये सारे जितने गांव हैं वाराणसी मुख्यालय से सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। अभी लोगों को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, बच्चों को, किसानों को। तो इस पुल के बनने से भी शहर से सारे गांव जुड़ जाएंगे। अब उसका व्यापारिक लाभ गांव की जनता को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा और वहाँ के किसानों को मिलेगा। भाजपा नेत्री भारती सुरजीत ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश सरकार के पारित बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूर्णतः जनहित में आया है और विशेषकर बालाघाट वासियों के लिए ऐतिहासिक बजट है, जिसमें 150 करोड़ से अधिक की राशि बालाघाट शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रेलवे ओवरब्रिजों, सरेखा रेलवे क्रॉसिंग, भटेरा चौकी, गर्रा रेलवे, बैहर रोड रेलवे क्रॉसिंगों में स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जागपुर घाट में वनगंगा नदी में उच्च स्तरीय पुलिया स्वीकृत हो गया है। इसमें हमारे बालाघाट शहर के लिए लगभग 100 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें शहर के यातायात को दृष्टि में रखते हुए ओवरब्रिज को लेकर जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी वह स्वीकृत कर ली गई है। इसमें गर्रा, भटेरा रोड, बैहर रोड और सरेखा के लिए ओवरब्रिज स्वीकृत हो गए हैं। इसके अलावा जागपुर रोड में बनने वाली पुलिया भी स्वीकृत हो गई है, जिसके लिए मैं सभी नगर वासियों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय सांसद महोदय ढाल सिंह बिसेन जी का और क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी का, हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री रामकिशोर कावरे जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बजट को लेकर एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश के बजट से बहुत ज्यादा विकास की उम्मीद नहीं है। यह बजट टोटल ही दिशाहीन बजट नजर आ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे जनता की परेशानियां बढ़ी हैं। सबसे पहले सरकार को वैट कम करना था, जो उन्होंने नहीं किया है। चिकित्सीय क्षेत्र में प्रदेश पीछे है, जिसमें विकास की आवश्यकता है। मात्र मेडिकल कॉलेज खोलने से ही चिकित्सा सुविधा बेहतर नहीं हो सकती। प्रदेश के विकास के लिए निवेश के क्षेत्र में कुछ नहीं है। बालाघाट जिले के लिए भी जो घोषणा की गई है उसमें अमल होना अलग बात है। सरकार से उम्मीद नहीं है कि उम्मीद इस बजट से नहीं कर सकते। मुझे तो ये बजट टोटली दिशाहीन नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, रसोई गैस के रेट बढ़े हैं, तो इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो इन्हें वेट कर कम करना था, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात ये, और दूसरी जो विकास की बात है,
हम जैसे देखें कि भाई अस्पतालों की असुविधाएं, जो मध्य प्रदेश में जो अभी कोरोना हुआ था, और उस कोरोना में ये स्थिति थी कि मध्य प्रदेश के कोरोना वाले लोग महाराष्ट्र में जाके अपना इलाज करा रहे थे। तो हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी कि अस्पतालों में पूरी सुविधा मुहैया नहीं थी। तो चिकित्सीय क्षेत्र में भी हमारा मध्य प्रदेश बहुत पीछे है और उसमें भी बहुत ज़्यादा भी विकास की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज खोलने से ही चिकित्सा क्षेत्र में कोई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आज मध्य प्रदेश में जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। हमारे बच्चों के लिए कोई उनको मदद नहीं है वो पूरी हुई। और तो इसी तरह से अभी घोषणा की है उन्होंने, ये जरूरी नहीं घोषणा पे अमल हो जाए और सारी घोषणाएं जो है बालाघाट जिले में ये पूरी हो जाए, ये सिर्फ घोषणा मात्र बनकर ना रह जाए, क्योंकि वैसे भी ये सरकार जो है ये इससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र की ना मानने वाली सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। और इस सरकार से हम सिवाय ये अपने फ़ायदे के, ये आम जनता के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करने वाली सरकार है, इतना हम समझते हैं। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि बजट के माध्यम से बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, मात्र झुनझुना पकड़ाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज को लेकर काफी पुरानी मांग थी, जब तक कार्य प्रारंभ नहीं होता उसे मात्र घोषणा ही माना जाएगा। के 3 पात मध्य प्रदेश हो चाहे देश की सरकार में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन लोगों ने केवल लोगों को झुंझुना देने का काम किया गया। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट पेश किया, उस बजट के माध्यम से बेरोजगारों के लिए कहीं कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, जो आम जनमानस की दैनिक चीज़ों पर इन्होंने किसी टैक्स की रियायत नहीं दी गई। इसके अलावा जिस प्रकार से टैक्स सेक्शन में उनको कुछ रियायत देना था उसमें कुछ नहीं किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये सरकार का बजट देना न देना के बराबर हो गया। जिस तरीके से सरकार चलती आ रही है उसी प्रकार से उन्होंने झुंझुना देने का काम किया है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत पुरानी मांग थी और मेरा कहने का मतलब इतने साल तक लगातार मांग हुई, आम जनमानस त्रैमम किया, और जब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं उसके बाद जब दबाव बनाए उन पर, तो कहीं जाकर ये ब्रिज सेंक्शन का उन लोगों ने आज यहाँ पर घोषणा की है। लेकिन जब तक वस्तुतः ये कि वो पैसा आए और काम चालू करके स्टार्ट हो तब तक ही उसको माना जाएगा, क्योंकि फर्जी सरकार है। ऐसा तो शिवराज सिंह चौहान के 11,000 वादे जो हैं उनने कर रखे हैं, लेकिन कहीं किसी ने पूरा नहीं किया। ये भी एक हिसाब से झुंझुना है, जब तक वो काम चालू ना हो तब तक उसको अपन नहीं मान सकते। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीए सुनील बागरीचा ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है, टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ओवरब्रिज जिले के लिए स्वागत योग्य कदम है, यातायात के दबाव में काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि जिले को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। कर तो कोई नया लगाया नहीं है, वेट टैक्स और कोई भी चीज़ों में यानी टैक्स का रेट जैसा था पुराना वैसा ही रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए वेट टैक्स और पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने के लिए होना था, बजट में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला है। उस मामले में वैसे देखो, पेट्रोल डीजल जो है वो ऐसे तो इंटरनेशनल रेट के कारण उसके रेट फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि उसका वेट टैक्स के कारण उसके रेट पे प्रभाव पड़ता है। और हमारा जैसे जिला जो बालाघाट है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तो मध्य प्रदेश के जो अपने पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो पैरेलल आसपास की स्टेट्स जो जुड़ी हुई हैं उनके रेट के समकक्ष ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस हमारा यही बोलना है। ये बालाघाट जिले में ट्रैफिक जो है काफ़ी लंबे समय से समस्या है बनी हुई है, और इस बजट में जो है 4 ओवरब्रिज स्वीकृत किए, ये यानी बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि जो 4 रेलवे के ओवरब्रिज हैं वो सैंक्शन हो गए हैं, और निश्चित ही इससे बालाघाट के विकास में और जो ट्रैफिक में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इवन ये जो यानी बहुत बड़ी एक बालाघाट के लिए सौगात है जो इसके लिए राशि या धरोहर राशि इस बजट में प्रावधान की गई है। 1 मार्च सोमवार का दिन भगवान की मौजूदगी के प्रमाण से इतिहास में एक बार फिर से जुड़ गया। विदित हो कि रामपायली में मौजूद भगवान श्री राम बालाजी का यह मंदिर, जिसमें मौजूद देवी देवताओं की प्रतिमाओं के प्रमाण आए दिन भक्तों को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान अपनी मौजूदगी का पुजारियों को भी एहसास कराते रहते हैं, और यह सिद्ध मंदिरों में से भगवान श्री राम बालाजी का मंदिर, जहां भगवान हनुमान जी महाराज की प्रतिमा मौजूद है।
ऐसी मान्यता है कि यह प्रतिमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन गमन में माता सीता के हरण के दरमियान भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे पड़ाव डाली थी। तब अहिरावण ने विभीषण का भेष धारण कर भगवान श्री राम और लखन को पाताल में ले जाकर मारने की चेष्टा की थी। तब विभीषण ने भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज को पाताल में जाने और श्री राम लखन को वापस लाने का अनुरोध किया था। तब हनुमान जी महाराज पाताल गए थे, जहां अहिरावण की पाताल देवी के ऊपर जाकर खड़े हो गए थे और वहीं अहिरावण का वध कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लखन को वापस अपने पड़ाव स्थल पर लेकर आए थे। हनुमान जी महाराज की यह प्रतिमा उसी दृष्टांत से जुड़ी हुई है जो पाताल देवी के ऊपर हनुमान जी महाराज खड़े हैं, और यह प्रतिमा रामपायली श्री राम मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के लिए भी जानी जाती है, जिनका प्रतिदिन पूजन पाठ विधि विधान से पुजारी द्वारा किया जाता है। महाआरती का भी आयोजन होता है। यह दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा भक्तों को समय समय पर अपने होने का प्रमाण देती रही है, जिसके कारण भक्तों का दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के समक्ष नतमस्तक होने का सिलसिला लगातार बना रहता है। 1 मार्च को प्रातः ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में पदस्थ सफाई कर्मी दुर्गा चौरावार अपनी नियमित सफाई के साथ सफाई के क्रम में मंदिर पहुंचा, जहां उसने हनुमान जी महाराज के मंदिर में भी सफाई का कार्य प्रारंभ किया तो उसे 15 अलग अलग प्रकार के बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज के पदचिन्ह सिंदूर से भरे हुए प्राप्त हुए, जिसमें पुजारी को उस स्थान पर ले जाकर दिखाया और वहां साफ सफाई करने के उपरांत पुजारी रविशंकर दास वैष्णव ने फूलों से उन पद प्रमाणों को सुसज्जित कर दिया और नियमित श्री राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को उन पद चिन्हों के दर्शन कराए। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद चौरावार। इधर देख के बोलिए। मैं श्री राम मंदिर रामपल्ली का कर्मचारी हूँ। जैसे मैं 1 तारीख को सुबह 5 बजे यहाँ पे आया तो सामने प्रांगण में मैंने पहले साफ़ सफाई की, उसके बाद में उसमें पानी वानी झाड़ू छींचा। उसके पश्चात ही मंदिर का दरवाज़ा खोला। उतने में ही पंडित जी पहुँचे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। पहले सबसे पहले मैं गणेश जी के बरामदे में झाड़ू लगाया, उसके पश्चात बालाजी के बरामदे में झाड़ू लगाया और फिर शंकर जी के यहाँ लगाया। उसके बाद में हनुमान जी के यहाँ पहुँचा तो मुझे निशान पाए गए और उस निशान को देखते ही मैंने पंडित जी श्री रविशंकर दास वैष्णव जी को मैंने पास में बुलाते हुए कहा कि भैया इधर आइए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने बोला भैया इधर तो आइए। तो उन्होंने कहा आते ही बोला क्या है? तो मैंने बोला भैया ये निशान देखिए काय के हैं। तो उन्होंने भी देखा और देखते ही हम भी अस्पताल में पड़ गया। मैं भी बैठ गया उस पद चिन्ह के पास में और भैया ही बैठ गए और कहा ये तो मालूम नहीं दुर्गा काय के निशान है, तो इसका भी बताएंगे बाद में। तो उसके बाद फिर भैया ने भी अपनी पूजा चालू किए और मैं अपना झाड़ू लगा के फिर वहाँ से मंदिर से घर चला गया। किस दिन की घटना है ये? सोमवार की बात है, 1 तारीख। जब पद चिन्ह देखकर क्या लगता है किसके निशान होंगे? पद चिन्ह देखते ही ऐसा लगता है कि हनुमान जी के बाल रूप का ही पद चिन्ह होना चाहिए। पुजारी रविशंकर दास वैष्णव ने बताया कि हनुमान जी महाराज के यहाँ 15 पद चिन्ह पहले ऐसा लगा कि बड़े कीड़े के द्वारा चले गए हैं, लेकिन 5 उंगलियां बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज की पद चिन्ह कीड़ों के पैरों से भिन्नता है। यहाँ किसी आदमी के पद चिन्हों की तरह हैं, चले प्रमाण दर्शाता है। ये ऐसा लगता है कि ये किसी बच्चे के जैसे पद चिन्ह रहते हैं उसी टाइप के, सामने उंगलियों के अंगूठे के निशान जो है बच्चों के जैसे पैर रहते हैं उसी प्रकार का ये निशान प्रतीत होता है। अभी तक ये निशान जब आए पच्चीन, इसके बाद श्रद्धालुओं का यहाँ पर किस प्रकार से उत्साह? श्रद्धालु का आवागमन यहाँ ज़्यादा ही लगा है कल से। इसको देखने के लिए जो धर्म प्रेमी भाइयों का इनका आना जाना यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, मंदिर के इतिहास की बात करें तो क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है? मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है। इतिहास ये हनुमान जी की जो मूर्ति ये प्राचीन है बहुत, यानी ये समझ लीजिए कि ये 1700 ईस्वी की करीब की मूर्ति है। और ये हनुमान जी की मूर्ति जो है ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है और इसमें पाताल देवी जो है उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं हनुमान जी ने। ये उस प्रकार की मूर्ति है।
लंगड़ा हनुमान जी के रूप में भी इस मंदिर को पहचाना जाता है। हाँ, इस क्या है वाक्य है? लंगड़ हनुमान जी जो नीचे में है मंदिर के पूर्व भाग में, वो लंगड़ हनुमान जी के नाम से उनको जाना जाता है। उनका एक पैर जो है वो पाताल में गया, ऐसा किवंती है कि उनको ऊपर लाने के लिए उनको खुदाई की गई, पर एक पैर का उनका पता नहीं चला, इसलिए यहाँ पर दूसरी मूर्ति की ऊपर मंदिर में स्थापना की गई। कब की गई थी इस मंदिर की स्थापना? ये मूर्ति की स्थापना बहुत पहले 16-17वीं शताब्दी में की गई। क्या क्या विविध कार्यक्रम आयोजन यहाँ साल भर में आयोजित? रामनवमी का होता है, हनुमान जयंती होती है, नवरात्र पर्व होते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्र का पर्व होता है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है और यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। जैसे कि ये पश्चिम वाली घटना जो घटी है, क्या ये इस टाइप की पहली बार यहाँ पर घटना घटी कि इससे पहले भी ऐसे कोई रूप या स्वरूप यहाँ पर सामने आए? इस प्रकार के कई प्रकार के ऐसे घटते रहा, लेकिन सार्वजनिक नहीं कर पाते थे उसको। अभी जो ये सार्वजनिक हो पाया है। इस प्रकार कई घटनाएं तो हुई है, जैसे कृष्ण मंदिर में मेले के समय में हमारा भतीजा बैठा हुआ था, अस्सू वैष्णो, उसको बैठे बैठी और दीवारों में से पानी झड़ने लगा, दीवारों में से समझ में नहीं आया कि पानी कहाँ से आया। इस प्रकार की यहाँ पे घटनाएं हो चुकी है। जैसे कि इस जगह का नाम रामपायली है, श्री राम से भी जुड़ा हुआ यहाँ का नाम है, क्या है इसके पीछे का? रामपायली का सही नाम राम पदावली है, राम के पद चिन्हों का गांव। यहाँ से राम जी जो है वनवास के समय में पंचवटी गए, तो रामटेक होती हुए पंचवटी निकल गए, तो इस वजह से इसका नाम जो है राम पदावली है। ठीक, जिसे अभी रामपायली के रामपायली विभ्रंश नाम रामपायली हो गया है। ठीक। लालबर्रा कटंगटोला से पहुंचे रविशंकर पंचेश्वर ने बताया कि समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी लगी थी, जिसके बाद आज रामपायली पहुंचकर हनुमान जी के पदचिन्ह देखने आए हैं। आपका नाम बताइए? रविशंकर पंचेश्वर। कहाँ से आए आप? लालबर्रा से 2 किलोमीटर दूर कटंगटोला। कटंगटोला से आए। यहाँ पर कुछ पश्चिम वाली एक घटना घटी है कि इसके बारे में जानकारी है? आज एक्सप्रेस में पढ़ा था मैंने, उसी को देखने आए हम लोग। क्या पढ़े थे, क्या लगा आपको? यहाँ हनुमान जी के पैर के निशान निकले हैं, 15 चिन्ह है, ऐसा कुछ हमें मालूम हुआ, इसलिए हम लोग देखने आए। क्या लगता है आपको, मतलब क्या यहाँ पर साक्षात वास है हनुमान जी का? ऐसा लगता तो है। रामपायली मंदिर के समीप ही पूजन सामग्री की दुकान का संचालन करने वाली गीता वैष्णो ने बताया कि हम सभी कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गए थे कि कहीं यह बिल्ली के पदचिन्ह तो नहीं, लेकिन आसपास देखने पर कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पदचिन्हों के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए? श्रीमती गीता वैष्णो। अच्छा, ये मंदिर प्रांगण के नीचे ही आपके यहाँ पर दुकान? मंदिर प्रांगण के नीचे ही दुकान है हमारा। ये बताइए, जो पदचिन्ह यहाँ प्रकट हुए हैं, इससे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या पाया? भगवान के चरण तो है वो साक्षात। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गए थे कि ये कहीं बिल्ली तो नहीं है, पर बिल्ली इस टाइप से नहीं आ सकती। सारी जगह आजू बाजू देख लिए हमने, बिल्ली का कोई कुछ नहीं है, वो भगवान के ही चरण है। बाल रूप में भगवान वहाँ पे दर्शन दिए और वहीं चले गए। लगभग कितने पद चिन्ह हैं? 11 है। स्वास्तिक बना हुआ, उसमें से भगवान निकले, वहीं स्वास्तिक का चिन्ह भी है। ये कब हुआ था, आपने कब? ये कल सुबह 5 बजे। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोले मंदिर जाने के लिए, तो नौकर रहता है, तो उसने गेट खोला। उसके बाद में पंडित जी गए नहा धो के, तो उन्होंने देखा भगवान का गेट, भगवान के पूजन के लिए मंदिर खोलना ही पड़ता है सब। तब अखबारों पेपरों में ये खबर छपने के बाद यहाँ के श्रद्धालुओं का उत्साह दिख रहा है, यहाँ लोग आ रहे हैं। हाँ, देखने दूर दूर से दर्शन। कल भी बहुत लोग आए, खैर लांजी बालाघाट से, वाराणसी से भी, आज सुबह से भी आए हैं। बता दें कि जिले का ऐतिहासिक नगर रामपायली, जहां मौजूद भगवान श्री राम बालाजी मंदिर है, जहां सभी देवी देवताओं की सिद्ध प्रतिमाएं मौजूद हैं और इन प्रतिमाओं के गर्भगृह से भगवान होने का एहसास पुजारियों को समय समय पर मिलता रहता है। विगत वर्ष कार्तिक मास में राधा कृष्ण मंदिर में अपने आप पानी झरता हुआ प्राप्त हुआ, जिसके ऊपर तक खोज की गई, लेकिन कहीं इसका अंत समझ में नहीं आया।
ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दीवार का अचानक गीला होना भगवान से इस संकेत को जोड़ा गया। ऐसे विभिन्न चमत्कार भगवान के द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं, जिसका एहसास हम पुजारियों को होता रहता है और भक्तों को उसके दर्शन होते हैं। एक घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद एक दिव्यांग अपने परिवार के गुजर बसर के लिए कई जतन कर रहा है। दोनों हाथों के न होने पर भी परिवार के आर्थिक बोझ उठाने दिव्यांग जितेंद्र के कदम आज भी शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। बता दें कि किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमगांव निवासी दिव्यांग जितेंद्र ने कलेक्टर दीपक आर्य से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने भी दिव्यांग के हौसले की सराहना करते हुए उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत आमगांव के दिव्यांग जितेंद्र पांचे ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में वर्धा महाराष्ट्र में काम करने के दौरान विद्युत करंट लगने से दिव्यांग हुए जितेंद्र पांचे अब तक प्रशासनिक तौर पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है। जितेंद्र पांचे को अब तक प्रशासनिक तौर पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है, जिसके कारण उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांग ने जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार के रोजगार दिए जाने की गुहार लगाई है। दिव्यांग जितेंद्र ने बताया कि उसके परिवार में उसके वृद्ध माता पिता के अलावा एक मानसिक रूप से पीड़ित छोटा भाई है। उसके दोनों हाथ न होने के चलते उसके माता पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिसके चलते उसके द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से मदद की गुहार लगाई गई है। जितेंद्र जी, क्या मांग है आपकी, ये बताइए। मैडम, अपना ये छोटा सा कोई भी विभाग में अपने को रोजगार चाहिए। मैं यानी कि 10/9/15 को मेरे करंट से दोनों हाथ मैं गंवा चुका हूँ और मेरा भाई छोटा वाला मानसिक रूप से विकलांग है और मेरा माता पिता हैं। ये हमारे अभी यानी कि हमको खाना उना खिलाते हैं और हमारा सहारा यही है। अभी माता पिता वृद्ध होने की दशा में यानी कि कगार पे हैं ये। और इसके बाद में माता पिता कम से कम अपना किसी भी कार्यालय में छोटा हुआ अपने को कोई रोजगार मिले तो अपने को जाओ कहीं जीवन साथी का तलाश यानी कि मिल सकता है, नहीं तो हम क्या है अब बहुत परेशान हूँ मैं अभी। तो आपने कलेक्टर साहब से इस बारे में बातचीत की थी? जी, कल कलेक्टर साहब के पास में गए थे। कलेक्टर साहब ने हमारा सुना बात को और आश्वासन दिए कि कहीं भी आपको रोजगार दिलाया जाएगा। ऐसा करके कल कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किए। जैसा आपने कहा कि आपको करंट लगा था, तो ये हादसा कैसे हुआ था, ये बताइए। ये मैं महाराष्ट्र ऐसी थोड़ा कुछ खाली पीली समय में गया था, महाराष्ट्र वर्धा में। यही अपने साथ में कहीं ऐसा सीवर लाइन का काम कर रहा था मैं, भाड़ा बांधने का। तो ऐसा रस्सी से करंट आया तो मेरा दोनों हाथ जाके करंट में झुलस गए। तो अभी आपके घर में और कोई रोजगार का साधन नहीं है, आपको पालने की सारी जिम्मेदारी आपके माता पिता की। जी। तो आप कलेक्टर साहब से चाहते हैं कि आपको कोई रोजगार जी, और एग्रीकल्चर से बारी यानी कि ग्रेजुएशन है अपना। जी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।